वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है प्रीलिम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। प्रयास किया जा रहा है कि जिन भी टॉपिक्स की आने की संभावना है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए। साथ में उनसे संबंधित जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए, उनको भी यहाँ पर अटैच करने की कोशिश की गई है। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज चल रही है, हमने काफ़ी दिनों को कवर कर लिया है। अगर आपने इसको रिलीजियसली फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आपको ये हेल्पफुल रहेगी। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनको ज्वाइन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप इनसे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर इन कोर्सेज से संबंधित अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जल्द से जल्द इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली मिल सके। तो आइए अब हम देखते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको लिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। बाकी हम मेडिवल और एंशिएंट के भी कुछ टॉपिक्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, परेशान मत होइएगा। गवर्नर जनरल्स, ये हमें बहुत रटना पड़ता है और इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको एक कहानी की तरह सुनते हुए चलिएगा तो आपको ये 100% याद हो जाएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा हम अगर कहानी की तरह भूमिका बनाकर पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे उनको रटने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए, यहाँ पर इनको डिटेल में देखने से पहले हम थोड़ा सा इसका जिस्ट देख लेते हैं, जितना भी आज हम कवर करेंगे उसका। देखिए, बेसिक चीज़ें हमको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल करने लगे थे। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी उनके रूल की, वो 1757 का प्लासी के युद्ध से माना जाता है। उसके बाद 1764 का आता है बक्सर का युद्ध। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है और आगे चलकर हम देखते हैं कि जो भी क्षेत्र ब्रिटिशर्स के अंतर्गत आ गए थे तो उनको गवर्न करने के लिए एक तरीके से गवर्नर्स बनाए गए थे। ठीक है, जो भी क्षेत्र थे, बंगाल का था, बॉम्बे वाला था, मद्रास का था। तो उसी में सबसे पहले हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम हम आता है और ये बनते हैं पहले गवर्नर। वॉरेन हेस्टिंग्स ये क्या बनते हैं? गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे। जब ये आए तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें करवाएंगे। जब इनको हेड बनाया गया है तो इन्होंने क्या किया, इनके समय पर 1773 का हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेट करने की कोशिश करी इन्होंने ब्रिटिश इंडिया की जो भी भारत में पॉलिसीज चल रही थी उनको कैसे इनको गवर्न किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया। इनको गवर्नर जनरल बंगाल का बना दिया गया। इसका मतलब इसके साथ क्या हुआ था कि जो दूसरे इनके क्षेत्र थे, बॉम्बे और मद्रास वाले, वो इसके अंतर्गत आ गए थे। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल बंगाल के बन गए थे और ये वाले बाकी क्षेत्र इनके अंतर्गत आ गए थे। और इसी एक्ट के माध्यम से 2-4 प्रोविजंस बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट बन जाता है बंगाल में। ठीक है, और इनके समय पर सबके आपको ईयर्स लर्न करने होंगे। देखिए, अगर आप ऐसे रटने का प्रयास करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो आप एक चीज़ साथ में कर सकते हैं, एक लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए वॉरेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल रहा 1773 से 85 तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद इनके समय पर जो चीज़ें हुई उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें पता होगा कि कौन आया और कब तक रहा तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। फिर आते हैं कॉर्नवालिस। ये हमारे सामने आते हैं 86 में। बीच में एक लोग और आए थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 86 से 93 में। तो जब ये आए तो इन्होंने भी कुछ चेंजेस किए। इनके समय पर परमानेंट सेटलमेंट आया और कुछ युद्ध भी लड़े गए। ठीक है, जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ रही थी गवर्नर्स की, वैसे वैसे इन लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी बेसिकली, उसकी पावर को बढ़ाने का प्रयास किया और जितने भी आसपास के क्षेत्र थे उनसे युद्ध किए। तो इनके समय पे कौन से युद्ध हुए वो भी हमसे कई बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, इनके बाद जो इम्पोर्टेंट आएंगे वो आएंगे जॉन शोर।
देखिए अगर आप साथ में ऐसे लिखते हुए चलेंगे तो आपको ये याद रहेगा। जॉन शोर को आप कैसे लर्न कर सकते हैं? शोर क्या होता है? किनारा। तो लगभग 1793 से ये 1798, जो 90s वाला लास्ट वाला जो सेंचुरी में जो लास्ट वाला पार्ट था, एक तरह से आप किनारा समझ सकते हैं, 93 से 98 तक, उसमें जॉन शोर रहे। इस तरीके से आप इनके थोड़े से ईयर्स लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वेलेज़ली आते हैं। वेलेज़ली आएंगे तो इनका कार्यकाल क्या रहा? 1798 से 1805। देखिए अगर आप एक बार साथ में लिखते हुए चलेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी चीज थी वो थी सब्सिडियरी अलायंस। इनके समय पर इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस शुरू करी, जिसके अंतर्गत इन्होंने कई सारे क्षेत्रों को अपने अंतर कर लिया था, अपने एम्पायर के अंतर्गत कर लिया था। उसको हम बाद में देखेंगे। आगे कॉर्नवालिस जो ये थे, ये एक बार फिर से आते हैं, लेकिन इनके इस समय पर जब ये आए तो ये सिर्फ 1805 के लिए आए और इनका कोई भी अहम रोल नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पर हम इनको इतना नहीं देखेंगे। तो फिर से देखते हैं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स 73 से 85 के बीच में, 1773 से 85 के बीच में। फिर कॉर्नवालिस 1786 से 93 के बीच में। जॉन शोर 1793 से 1798 के बीच में, ठीक है। और वेलेज़ली आते हैं 1798 से 1805 के बीच में। फिर कौन आता है? फिर हम किसको डिस्कस करेंगे? उसके बाद आएंगे लॉर्ड मिंटो। ये 4 लोग हो गए। 1805 में वेलेज़ली वापस चले गए, ठीक है। और कॉर्नवालिस आए, लेकिन वो हमारे लिए इतने अहमियत नहीं रखते हैं। उसके बाद जो आते हैं 1805 में, वो है मिंटो। कौन आए? वेलेज़ली के बाद मिंटो आए, और ये कब तक रहेंगे? 1807 से 1813 के बीच तक ये रहेंगे। और 1813 का चार्टर एक्ट भी आएगा इन्हीं के समय पर। फिर हम देखते हैं हेस्टिंग्स आएंगे। कौन आएंगे? हेस्टिंग्स। हेस्ट मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी। तो ये जो हेस्टिंग्स आएंगे तो ये जल्दी जल्दी आकर कुछ कुछ काम करेंगे। जल्दी जल्दी क्या क्या काम करेंगे ये? सबसे पहले तो ये जो पिंडारी थे, पिंडारी एक तरह का एक समूह था, लोग थे जिनको यूज किया जाता था युद्ध में, ठीक है। तो पिंडारियों को इन्होंने एक तरीके से समापन कर दिया था, राइट। और साथ में क्या होता है, इसके साथ ही ये एक चीज और करेंगे कि ये मराठास के साथ जो युद्ध चल रहे थे, तो थर्ड मराठा वॉर ये करेंगे और मराठा के साथ युद्ध समाप्त कर देंगे। तो हेस्टली इन्होंने 2 चीजें करी, जल्दी जल्दी क्या क्या करी? एक पिंडारियों का समापन किया और दूसरा मराठास को समाप्त कर दिया। तो अब इतना इंपॉर्टेंट काम करने आए थे तो कम से कम 10 साल तो इनको रुकना ही पड़ेगा। तो ये 1813 से 1823 तक भारत में रहेंगे गवर्नर जनरल बनकर। उसके बाद हम देखेंगे कौन आता है। फिर आते हैं इनके बाद एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट आएंगे, और ये कब से कब तक रहेंगे? मुझे पता है ये ईयर्स लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, सबको लर्न हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो ये 10 साल के लिए आए, और अगले वाले एमहर्स्ट 5 साल के लिए आए, 23 से 28 के बीच में। इनके समय पे भी काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। क्या क्या हुआ तो उनको हम बाद में देखेंगे। पहले हमको पता होने चाहिए इनके सीक्वेंस। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो गवर्नर्स रहे हैं उनमें विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक अब जब ये आए तो क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे। क्या हो गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल कितना रहा? ये रहे 1828 से लेकर 35 तक। 1828 से लेकर 35 तक रहे। थोड़ा सा गंदा हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले मिंटो आए 1807 से 13, हेस्टिंग्स आए 1813 से 23 के बीच में, एमहर्स्ट आए 23 से 28 के बीच में, विलियम बेंटिक आएंगे फिर 1828 से 1835 के बीच में। सीक्वेंस ध्यान रखिएगा तो चीजें आपको याद रहेंगी। और विलियम बेंटिक ही बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या आएंगे? उसके बाद कौन आएगा? फिर आते हैं विलियम बेंटिक। जब चले जाएंगे तो उसके बाद आते हैं एक मेटकाफ। बेंटिक जब जाएंगे तो एक मेटकाफ नाम का व्यक्ति आएगा जो 1835 से 36 के बीच में रहेगा। केवल 1 साल ही रहेंगे, लेकिन इनको भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि प्रेस के ऊपर काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो मेटकाफ जो आए थे, इन्होंने उनको रिलीज कर दिया था, उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत में प्रेस का मुक्तिदाता। इनसे संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। उसके बाद ऑकलैंड आएंगे, ठीक है। ऑकलैंड कितने समय के लिए आएंगे? 1836 से
42 के बीच में आएंगे ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय भी कुछ चीजें होंगी। उसके बाद एलन बरो, एलन बरो, एलन बरो आएंगे 1842 से 44 के बीच में। एलन बरो कब से कब तक आएंगे? 1842 से 44 के बीच में। तो जिनके जिनके समय में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर अब देखिए एलन बरो 44 तक हो गए, फिर आएंगे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग जो आएंगे ये आएंगे 1844 से 48 के बीच में। 44 से 48 के बीच में लॉर्ड हार्डिंग आएंगे और उसके बाद 48 से 56 तक आएंगे कौन? लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी, एक बार हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स 73 से 1773 से इनकी शुरुआत होगी, 1773 से 85 के बीच में। फिर हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस आएंगे और ये जो कॉर्नवालिस होंगे ये 1786 से 93 के बीच में रहेंगे। फिर जॉन शोर आएंगे। मैंने आपको बताया शोर से आप याद रखेंगे 1793 से एकदम 98 तक, जो शोर वाला पार्ट था एकदम कोने वाला आखिरी में ये रहेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे वेलेज़ली आएंगे जो रहेंगे 1798 से 1805 तक। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? कॉर्नवालिस फिर से आएंगे, लेकिन फिर उनका वापस तुरंत चले जाएंगे तो वो मैटर नहीं करेगा। वेलेज़ली के बाद फिर तुरंत मिंटो आ जाएंगे। मिंटो आएंगे 1807 से 1813 के बीच। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से हेस्टिंग्स आएंगे। ये जो हेस्टिंग्स होंगे काफ़ी जल्दी में आएंगे और तब भी इनको इम्पोर्टेंट काम करने हैं, इसलिए इनको 10 साल रुकना पड़ेगा। 13 से 23 तक इनको रुकना पड़ेगा। फिर कौन आएगा? हेस्टिंग्स जब जाएंगे तो एमहर्स्ट आएंगे। एमहर्स्ट आएंगे, ये 5 साल रुकेंगे, तो 1823 से 28 तक ये रुकेंगे। एमहर्स्ट के बाद कौन आएगा? एमहर्स्ट के बाद आ जाएंगे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक 1828 से कब तक रहेंगे? 35 तक रहेंगे। और उसके बाद आते हैं हमारे मेटकाफ, जो हमने आपको बता दिया है केवल 1 वर्ष के लिए ही आएंगे। विलियम बेंटिक के बाद मेटकाफ 1835 में। ठीक है, चले गए जब मेटकाफ तो कौन आया? ऑकलैंड आए और उसके बाद एलन बरो आए। ऑकलैंड आए फिर एलन बरो आए। ऑकलैंड कब से कब तक रहेंगे? 1836 से 42 तक रहेंगे और एलन बरो 1842 से रहेंगे 44 तक। ठीक है, उसके बाद आएंगे लॉर्ड हार्डिंग। ये हार्डिंग जो आएंगे ये 1844 से 48 तक रहेंगे और उसके बाद आएंगे डलहाउजी जो 1848 से लेकर 56 तक रहेंगे। और इसी के बाद इनके जाने के बाद तुरंत हम क्या देखते हैं? 1857 का विद्रोह। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बार इनका सीक्वेंस अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, अदरवाइज इनको रटना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। आई होप आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे। एक बार आंखें बंद कर वीडियो को पॉज कर फिर से अपने दिमाग में सीक्वेंस सोचने का प्रयास कीजिए, थोड़े ईयर्स के साथ हो जाएगा, वरना चाहें तो आप एक बार लिखकर भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं किनके समय पर क्या हुआ। तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1783 से 73 से 85 तक, इनके समय पर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के सारे प्रोविजंस हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज सब कुछ हौच पौच हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। बंगाल का सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित की गई थी 1784 में। अब इनका ही कार्यकाल चल रहा है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके, कौन से गवर्नर जनरल के समय पर स्थापित की गई थी, तो वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट, एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद 73 में, फिर 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और इनके समय पर एबॉलिश कर दिया गया था डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम बंगाल में, जो स्टार्ट किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय। तो जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके बाद डुअल गवर्नमेंट का एक सिस्टम शुरू किया गया था, जिसको इनके समय पर समाप्त कर दिया गया। फिर हम देखते हैं इन्हीं के समय पर क्या होता है कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने बंगाल गजट न्यूज़पेपर निकाला था। ये पहला इंडियन न्यूज़पेपर था जो पब्लिश किया गया था 1780 में। ठीक है, तो इनके समय पर 2 एक्ट आ गए और एशियाटिक सोसाइटी स्टैब्लिश हो गई।
डुअल गवर्नमेंट खत्म हो गई, क्योंकि आप ऐसे लर्न कर लीजिए कि इतने सारे एक्ट्स आ गए तो अब डुअल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, बाकी इसकी डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। और इसी समय पर जब ये आ गए थे तो 1780 में क्या हो गया था, बंगाल गैजेट नामक पहला इंडियन न्यूज़पेपर शुरू किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और क्या क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किसके समय पर हुए। तो अब आपको ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि कौन था उस समय पर। तो अगर आपको सारे गवर्नर जनरल्स के आपको ईयर्स पता होंगे और उसके साथ में आपने इनको भी रट लिया होगा कि कौन सा वॉर कब हुआ, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। पहला एंग्लो मराठा वॉर 1785 से 82 के बीच में हुआ, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर जो है, ये 1780 से 84 के बीच में हुआ था। ये जो वॉर्स हैं ये मैं आपको अलग से बता दूंगी, इसलिए यहाँ पर आप बस एक बार देख लीजिए। इनके द्वारा एक रिंग फेंस की पॉलिसी शुरू की गई थी। रिंग फेंस की पॉलिसी क्या होती है, बेसिकली इसके द्वारा क्या किया गया जा रहा था, इसके अंतर्गत कि जो भी कंपनी के बॉर्डर्स थे उनके आसपास के जो क्षेत्र थे उनको बफर जोन के रूप में डेवलप किया जा रहा था, ताकि कंपनी के जो बॉर्डर्स हैं उनको कोई भी उन पर अटैक ना कर सके। इसी तरह से एक तरीके से रिंग फेंस बना दिया था ताकि इनके जो क्षेत्र है उसके ऊपर कोई भी बाहर से अटैक ना हो सके। तो ये इनके द्वारा शुरू किया गया था। फिर हम देखते हैं एक कलकत्ता मदरसा शुरू किया गया था 1780 में। 1780 में ही जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने न्यूज़पेपर लेकर आए थे, और उसी समय पर, जिस समय न्यूज़पेपर आया उसी समय पर एक कलकत्ता मदरसा भी शुरू हुआ। ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनको प्रोसिक्यूट किया गया था फॉर इम्पीचमेंट, यानी कि इनके ऊपर महाअभियोग के लिए मुकदमा चलाया गया था। तो क्यों चलाया गया था, तो इनको करप्शन के चार्जेस वगैरह के अंतर्गत इनके ऊपर इम्पीचमेंट का आरोप लगाया गया था, इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया गया था, और ये लगभग 7 साल तक इनके ऊपर ये केस चला था और बाद में इनको एक्विट कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इम्पीचमेंट कौन से गवर्नर के ऊपर लगा था, कौन से गवर्नर जनरल के ऊपर, तो सबसे पहले जो थे उन्हीं के ऊपर लग गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद एक 1776 में हम क्या देखते हैं, एक आता है, एक कमीशन आता है। इस कमीशन का क्या नाम है, अमीनी कमीशन। ठीक है, ये अमीनी कमीशन का संबंध किससे था, तो ये बेसिकली लाया गया था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, रेवेन्यू मैटर से संबंधित इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इसको लाया गया था। अमीनी कमीशन 1776 में। कौन थे इस समय गवर्नर जनरल, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इन्होंने दस्तक की जो सिस्टम था, जो एक तरह से परमिट सिस्टम चल रहा था, दस्तक प्रथा, इसको खत्म कर दिया था। इन्हीं के समय पर ये अबॉलिश हो गई थी, जो शुरू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के समय पर। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि भगवत गीता का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, इसको किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, विलियम जोन्स जो थे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई थी और ट्रांसलेशन चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ये सब कुछ काम सारे इन्हीं के समय हुए। फिर इनका कार्यकाल समाप्त होता है और दूसरे आते हैं गवर्नर जनरल, वो होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये कब तक रहेंगे, 1786 से 93 के बीच में। जब ये आए तो इन्होंने फिर लोअर कोर्ट्स स्टैब्लिश करी, एपेलेट कोर्ट्स स्टैब्लिश करी, और इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक नया सिस्टम स्टैब्लिश किया। कौन सा सिस्टम था, परमानेंट सिस्टम, सेटलमेंट का सिस्टम, यानी कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। 1793 में ये लेकर आए थे। साथ में इनके समय पर हम देखते हैं कि तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ, जो 1790 से 92 के बीच में चला। वॉर्स हम अलग से करेंगे, इसलिए बस इनको एक बार यहाँ पर देख लीजिए। 1793 में ही कॉर्नवालिस कोड आता है। कॉर्नवालिस कोड में क्या क्या चीजें इन्होंने बताई, तो कॉर्नवालिस कोड जो था ये बेसिकली था एक लॉज लेकर आए गए थे, कुछ लेजिस्लेशन पास किए गए थे 1793 में, जो किससे संबंधित थे, गवर्नेंस से, लॉ एंड ऑर्डर से, जुडिशियल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थे। ठीक है, तो पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ ऐसे सुधार नहीं किए थे, फिर ये आए तो इन्होंने इस तरह के काफी सुधार किए। उसके बाद सिविल सर्विसेज भारत में किसने स्थापित की थी, किसके समय पर स्थापित हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के। सी से कॉर्नवालिस और सी से सिविल सर्विसेज, तो दोनों ही ये चीजें कॉर्नवालिस कोड और सिविल सर्विसेज इनके समय पर आई थी। उसके बाद हम देखते हैं संस्कृत विद्यालय, जो कि स्थापित कहां पर हुआ था, ये बनारस में स्थापित हुआ था जोनाथन डंकन के द्वारा। ये गलत लिखा हुआ है, बनारस होगा यहाँ पर,
ये बनारस होना चाहिए। संस्कृत विद्यालय इनके समय पर स्थापित किया गया था बनारस में जोनाथन डंकन के द्वारा, जो उस समय पर गवर्नर कहाँ के थे, बॉम्बे के थे। 1791 में ये स्थापित किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं जॉन शोर आते हैं। मैंने आपको बताया कि ये शोर में थे, कॉर्नर वाले एकदम एंड वाले पार्ट में ये आते हैं 1793 से 98 के बीच में। इन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अडॉप्ट करी। नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी क्या हुई, यानी कि गैर हस्तक्षेप। इन्होंने किसी भी जो क्षेत्र था वहां पर हस्तक्षेप नहीं किया। इन्होंने नेशनल फॉरेन पॉलिसी इनकी ऐसी रही कि इन्होंने किसी की भी डोमेस्टिक जो पॉलिसीज चल रही थी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। नॉन इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप नहीं किया उसमें। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी कौन से गवर्नर जनरल की थी, तो जो शोर पर आए थे एकदम एंड में, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो हस्तक्षेप कर सके। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और इसी समय पर एक चार्टर एक्ट भी आता है 1793 का। इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अदरवाइज चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं 1798 से 1805 के लिए कौन आते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सब्सिडियरी अलायंस, जो इनके समय पर आती है। तो सब्सिडियरी अलायंस क्या है, देखिए ये एक तरह से ऐसे अलायंस किया इन्होंने कि जो भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी उनसे इन्होंने कहा कि तुम्हारी जो मिलिट्री है उसको तुम हटाओ और हम तुम्हारी अब सुरक्षा करेंगे। तुम्हारे यहाँ मेरा एक आदमी बैठा रहेगा तुम्हारे क्षेत्र में, और तुम्हारे ऊपर कोई भी अगर वॉर वगैरह होता है, कोई भी अटैक होता है, तो तुम्हारी रक्षा अब हम करेंगे, और इसके लिए तुम हमको पैसे दोगे। ऐसा नहीं था ये फ्री में कर रहे थे, तो इनको पैसे भी मिल रहे थे, और एक तरीके से जो यहाँ का जो राजा था उसकी जो पावर थी वो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि जो उसकी मिलिट्री थी वो उसको उन्होंने समाप्त करने के लिए कह दिया। तो एक तरह से ये पावर अपनी डिक्रीज कर रहे थे और जो वेलेस्ली थे वो अपनी पावर इंक्रीज कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो सब्सिडियरी अलायंस थी, शायद मैंने स्टार्टिंग में कुछ आपको जब बताया था तो कुछ गलत बोल दिया था, तो उसके लिए माफ कीजिएगा। ये सबसे पहले किसके साथ हुई और कौन कौन से क्षेत्र इसमें, कौन कौन से क्षेत्रों के राजा इसमें इन्वॉल्व हुए, क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले जो सब्सिडियरी अलायंस होती है वो हमको देखने को मिलती है हैदराबाद के साथ 1798 में, उसके बाद मैसूर के साथ 1799 में, उसके बाद तंजौर के साथ 1799 में। तो इसको याद कर लीजिएगा। सब्सिडियरी अलायंस होती है HMT के साथ। सबसे पहले कैसे, HMT की घड़ियां आती है ना, तो सब्सिडियरी अलायंस HMT, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस किसके साथ होगी, वो हो जाएगी अवध के साथ, फिर मराठा पेशवा के साथ, और उसके बाद सिंधिया के साथ। उसके बाद हो जाएगा HMT के बाद हो जाएगा APS, अवध, पेशवा, सिंधिया। ठीक है, तो पेशवा और सिंधिया दोनों ही मराठास के थे, उनका ही डिवीजन था। तो याद रख लीजिएगा, इनकेस अलग अलग पूछ लिया जाए तो HMT, APS, अवध, पेशवा और सिंधिया। फिर हम देख लेते हैं, ईयर से भी कई बार मैच करने के लिए आता है। क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस की थी 1798 में, और इन्हीं के समय चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में। ट्रीटी ऑफ बेसिन ये 1802 में इन्हीं के समय पर होगी, और इसके माध्यम से पैक्ट हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच में, जो कि मराठा जो क्षेत्र था उसके पेशवा थे। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर ये हुआ था इन्हीं के समय पर 1803 से 5 के बीच में। फिर ये सारी चीज़ें हम अलग से करेंगे। देखिए, अगर आप लोग चाहें, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमें ये वॉर्स करने की ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि टाइम कम है। अगर आप अपनी तरफ से कर लेंगे तो फिर मैं इस पर कोई वीडियो फिर नहीं बनाऊंगी। तो इसको आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा इसकी आवश्यकता है कि नहीं। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1800 में बना था कलकत्ता में। उसके बाद राजभवन कलकत्ता में बना था 1803 में इनके समय पर ही, और सेंसरशिप एक्ट आया था 1799 में। सेंसरशिप एक्ट कब आता है, 1799 में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर ही। और इन्होंने कहाँ कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया था सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत, तो ये अलायंस इन्होंने तंजौर के साथ की थी, सूरत के साथ भी की थी, और कर्नाटक के साथ भी की थी। तो इनके एक बार ईयर्स देख लीजिएगा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको जब अलग से एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया कि 1 साल के लिए कॉर्नवालिस है, उसके बाद हमने मिंटो को डिस्कस किया था, जॉर्ज बार्लो को डिस्कस नहीं किया था। इनके समय पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, लेकिन तब भी आप इनको बीच में ऐड कर लीजिएगा कि ये 2 साल के लिए रहे। तो इनके समय पर एक वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी 1806 में।
और ये पहला ऐसा इंस्टेंस था जहां पर लार्ज स्केल और वायलेंट हमें म्यूटिनी देखने को मिलती है इंडियन सिपॉइज की ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। तो जॉर्ज बार्लो के समय पर क्या होता है, एक वेल्लोर म्यूटिनी होती है। बार्लो के समय पर वेल्लोर में म्यूटिनी हुई। बस इतना ही इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इनका 2 साल का कार्यकाल रहा। और जो अगले इंपॉर्टेंट हैं जिनको मैंने वेलेज़ली के लिए बाद आपको बार बार बताया है, तो वेलेज़ली के बाद एक बार आप इनको भी देख सकते हैं। एक बार किसको देख सकते हैं, बार्लो को, ठीक है, वेलेज़ली के बाद। और उसके बाद मिंटो आ जाएंगे 1807 से 13 के बीच में। इनके समय पर क्या होता है, लॉर्ड मिंटो के समय पर महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनके साथ एक ट्रीटी होती है, अमृतसर की ट्रीटी, जो पूछी गई है कई बार 1809 में। और चार्टर एक्ट आता है 1813 का। जब हम आगे बढ़ेंगे तो भी हमको एक लॉर्ड मिंटो देखने को मिलेंगे, इसीलिए फिर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो लॉर्ड मिंटो 2 होंगे। और ये एक आते हैं 1807 से 13 के बीच में, पहले वाले। आगे देखते हैं, फिर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो मैंने आपको बताया जल्दी जल्दी आएंगे और 10 साल रुककर ये काम अपने निपटाएंगे। इन्होंने जो नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी चलाई गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी नॉन इंटरवेंशन की, जॉन शोर के द्वारा, उसको आकर फाइनली किसने समाप्त किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और इनके समय पर तीसरा एंग्लो मराठा वॉर होता है और एंग्लो नेपालीज वॉर भी होता है, जो एंड किया गया था ट्रीटी ऑफ सगौली के द्वारा। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको याद हो तो जो काला पानी का विवाद हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ट्रीटी ऑफ सगौली का जिक्र आया था। तो इन्हीं के समय पर ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो एक क्रिएट हुई थी 1818 में इनके समय पर पूर्ण रूप से। और यहाँ पर हम देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट हुआ था रैयतवाड़ी सिस्टम का मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में। और वहाँ के गवर्नर कौन थे मद्रास के उस समय पर, थॉमस मुनरो गवर्नर थे। और रैयतवाड़ी सिस्टम लाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 में। और महालवाड़ी सिस्टम कहाँ पर लाया गया था, नदर्न इंडिया में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। तो मैकेंजी के द्वारा महालवाड़ी लाया गया है, मैकेंजी के द्वारा क्या लाया गया है, महालवाड़ी 1822 में। और हिंदू कॉलेज जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1817 में, इन्हीं के समय पर ये इस्टेब्लिश किया गया। फिर देखते हैं क्या हुआ। देखिए, 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, एक मराठास का इन्होंने अंत किया और पिंडारी क्लैन का इन्होंने समाप्त किया। हेस्टली इन्होंने 2 काम किए। और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822 में इन्हीं के समय पर पारित हुआ था। और एक जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई गई थी 1823 में। तो इन्हीं के समय हम देखते हैं कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन फॉर्म की गई थी 1823 में। कुल मिलाकर 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें 1 लाख की ग्रांट दी गई थी भारत में शिक्षा के लिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1 लाख की ग्रांट कौन से एक्ट से आई थी, तो वो 1813 के एक्ट से दी गई थी। तो उसी के परिणाम स्वरूप 23 में ये बनाई गई थी कमेटी। और फिर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भारत में जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए और किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर फाइनली आगे चलकर 1835 में लॉर्ड मैकाले आते हैं और इन्होंने फाइनली अपना जो इनको हेड बनाया गया था इस कमेटी का, और इन्होंने फाइनली ये निर्णय लिया था इनके मिनट के द्वारा कि जो भी भारत में माध्यम होगा इंग्लिश का, वो क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और जो जिसको आगे चलकर बढ़ावा मिला। तो लॉर्ड मैकाले 1835 में ये निर्णय देते हैं, इस कमेटी का ही हम देखते हैं वो हेड होते हैं। फिर देखते हैं जॉन एडम आते हैं, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही रहे, इनके द्वारा ऐसा कोई खास काम नहीं किया गया 1823 में। तो नाम बस इनका सीरीज में याद रख लीजिएगा, जॉन एडम 1823 में आ जाते हैं। और उसके बाद आते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट आएंगे 23 से 28 के लिए 5 वर्षों के लिए। इनके समय पर एक होती है बैरकपुर म्यूटिनी। इससे पहले हमने देखा कि वेल्लोर में एक म्यूटिनी होती है, सिपॉय म्यूटिनी, वो होती है जॉर्ज बार्लो के समय पर। एक बार्लो के समय पर 1806 में होती है वेल्लोर में म्यूटिनी, और एमहर्स्ट के समय पर 1823 से 28 के बीच में बैरकपुर म्यूटिनी होगी 1824 में। तो याद रखिएगा, बार्लो के समय में वेल्लोर में म्यूटिनी हुई और एमहर्स्ट के समय पर बैरकपुर में म्यूटिनी हुई 1824 में। और इनके समय पर पहला एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ था 1824 से 26 के बीच में। स्टैब्लिशमेंट हुआ था संस्कृत कॉलेज का कलकत्ता में 1824 में। ठीक है,
तो एक बैरकपुर म्यूटिनी हो गई, संस्कृत कॉलेज हो गया, और इनके में दो चीजें हुई बीबी से, बैरकपुर म्यूटिनी और बर्मीज वॉर। ठीक है, एंग्लो ही होगा क्योंकि ये लोग अंग्रेजी तो सबसे लड़ रहे थे। बैरकपुर म्यूटिनी और बर्मीज वॉर किसके समय पर हो गया? एमहर्स्ट के समय पर। और संस्कृत कॉलेज भी फिर इन्हीं के समय पर स्थापित हुआ। और बर्मा के साथ ही एक ट्रीटी ऑफ यानदाबो ट्रीटी 1826 में होती है। इन्हीं के समय युद्ध हुआ और इन्हीं के समय पर वो ट्रीटी भी हो गई। ये एमहर्स्ट के बारे में याद रखिएगा। उसके बाद क्या देखते हैं, फिर आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 35 के बीच में आते हैं। और इसी समय पर आता है चार्टर एक्ट 1833 का। और ये क्या बन जाते हैं, अभी तक जो थे वो थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनते हैं? वो बनते हैं हमारे विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक थे। इनके समय पर अगर आपको याद हो तो राजा राम मोहन रॉय इन्हीं के समय पर थे, समकालीन थे, और उन्होंने सती प्रथा के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए थे। तो कुल मिलाकर बंगाल सती रेगुलेशन जो 1829 में लाया गया था राजा राम मोहन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप, तो वो किसके समय पर लाया गया था? विलियम बेंटिक के समय पर लाया गया था। और ये रेगुलेशन लाया गया था इन्हीं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। इसमें प्रयासरत जो रहे थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। महालवाड़ी जो सिस्टम था ये सेंट्रल इंडिया, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में इन्हीं के समय पर लागू किया गया। चार्टर एक्ट 1833 का आया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कोल रिबेलियन 1831 में हुआ था इन्हीं के समय पर। ठीक है, ये वाला मैं आपको 100% दूंगी। ये जितने भी पूछे जाते हैं रिबेलियंस जो भी हुए हैं, पीजेंट रिबेलियन या ट्राइबल रिबेलियन, वो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगी और प्रयास करूंगी कि वो आपको रटवा दूं। तो ये इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है 1835 का। इन्हीं के समय पर आएगा 1835 का एक्ट। और इसके माध्यम से इंग्लिश को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में। इन्होंने ठगी को सप्रेस किया। ठगी प्रथा उस समय पर एक काफी प्रचलन में थी, उसको इन्होंने सप्रेस किया। ये क्या थी प्रथा बेसिकली? तो ये बेसिकली ठग लोग जो होते थे, जो आपने आज भी नाम सुना होगा, ठग लोग, ठग जाते हैं लोग, तो ये ठगी नाम वहीं से आया है, इन्हीं लोगों से। और ये प्रोफेशनल रॉबरर्स होते थे या फिर मर्डरर्स होते थे उस समय पर। तो उन्हीं को सप्रेस किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। और इनके समय पर किसका किसका एनेक्सेशन हुआ था? एमसीसी, मैसूर, कुर्ग और कच्छार, एमसीसी का इन्होंने किया था एनेक्सेशन। ये क्षेत्र जो ब्रिटिश एम्पायर था उसमें मिल गए थे। और जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थी कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की गई थी, उनको इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो विलियम बेंटिक के जो पॉइंट्स हैं एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या थे। सबसे पहले ये पहले गवर्नर जनरल थे भारत के। इनके समय पर सती रेगुलेशन एक्ट आया था। महालवाड़ी सिस्टम इन्होंने सेंट्रल इंडिया, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में इनके समय पर लग गया था। कोल रिबेलियन 1831 में हुआ था और चार्टर एक्ट 1833 में आया था। इसके साथ ही 1835 में हम देखते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है। और इन्होंने 1829 से 35 के बीच में ठगियों को सप्रेस कर दिया था। बेंटिक ने ऐसा अपना बेंट किया कि वो ठगियों को खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा याद कर लीजिएगा। और इन्होंने क्या क्या एनेक्स किया था इनके समय पर, क्या क्या हुआ था? एमसीसी, ठगियों को खत्म किया और एमसीसी को एनेक्स कर लिया। बाकी जो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था प्रोविंशियल कोर्ट्स का सिस्टम, वो एबॉलिश कर दिया गया। फिर हम देखते हैं मेटकॉफ। ये हमने बताया, आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्होंने जो भी प्रेस के रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे न्यूज़पेपर से संबंधित कि ऐसा आर्टिकल नहीं छपेगा, ऐसा नहीं छपेगा, तो उसके जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे वो समाप्त कर दिए। तो इसीलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। भारत में प्रेस का मुक्तिदाता कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ नाम याद रखिएगा। इन्होंने रिपील कर दिया गया था लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1823 में आया था। इसीलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। और इन्होंने एक तो प्रेस का काम किया और दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी का काम किया। तो पी से इन्होंने दो काम किए, एक तो प्रेस को फ्री कर दिया और पब्लिक लाइब्रेरी इन्होंने स्थापित कर दी कलकत्ता में 1836 में। दो काम इनके ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो थे 36 से 42 के बीच में इनका कार्यकाल था। इनके समय पर इंपॉर्टेंट जो चीज हुई थी वो हुई थी ट्राइपेटाइट ट्रीटी। ट्राइपेटाइट मतलब तीन इसमें पक्ष थे। कौन कौन थे? एक थे ब्रिटिश, दूसरे थे शाह शुजा और तीसरे थे महाराजा रंजीत सिंह।
और किसके अगेंस्ट थी? दोस्त मोहम्मद खान के अगेंस्ट थे। तो ये एक ट्रीटी हुई थी ऑकलैंड के समय, एक ट्रीटी हुई ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ। ए से ऑकलैंड और एंग्लो अफगान वॉर पहला किसके समय हुआ? ऑकलैंड के समय। थोड़ा इसको यही से रट सकते हैं कि एंग्लो अफगान ऑकलैंड के समय पर हुआ, एमहर्स्ट के समय पर नहीं हुआ। ए से एमहर्स्ट भी थे लेकिन ये ऑकलैंड के समय पर हुआ। और इसी समय पर पहला बंगाली डेली न्यूज़पेपर जो था संवाद प्रभाकर, वो भी पब्लिश हुआ। ऑकलैंड के समय पर संवाद प्रभाकर पब्लिश हुआ 1839 में, और एंग्लो अफगान वॉर हुआ, साथ में ट्राइपार्टाइट ट्रीटी हुई। फिर हम देखते हैं लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो जो थे, इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था और एनेक्स कर लिया था सिंध प्रोविंस को ब्रिटिश से 1843 में, और इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 का इन्हीं के समय पर एनैक्ट हुआ था। यानी कि इन्होंने, एलन बरो ने दो चीजें करी थी, एक तो सिंध को एनेक्स कर लिया था, दूसरा स्लेवरी को समाप्त कर लिया था। तो जब भी एलन बरो का नाम आएगा तो दो चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक सिंध और एक स्लेवरी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आपका आंसर टिक हो जाएगा। 1842 से 44 के बीच में इनका कार्यकाल था। फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, जो 1844 से 48 के बीच में थे। लॉर्ड हार्डिंग के बाद हम देखते हैं डलहौजी आते हैं, और डलहौजी की ऐसी नीतियां रही कि जिसके परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डलहौजी की इतनी ज्यादा हार्ड नीतियां थी, इसीलिए इनसे पहले कौन आए थे? हार्डिंग आए थे। डलहौजी से पहले कौन थे? हार्डिंग थे, 1844 से 48 के बीच में। इनके समय पर पहला एंग्लो सिख वॉर होता है, जहां पर ब्रिटिश एम्पायर जो है ये डिफीट कर देता है सिख एम्पायर को। और जब सिख एम्पायर डिफीट हो जाता है तो ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है 1846 में, और ट्रीटी ऑफ भैरोवाल होती है 1846 में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लाहौर की ट्रीटी और भैरोवाल की ट्रीटी किसके समय में हुई, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय पर हुई। और रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में ये स्टैब्लिश कर देते हैं। रुड़की इंजीनियरिंग जो आईआईटी रुड़की है वो सबसे पहला स्टैब्लिश हुआ था, जिसको बाद में आईआईटी के नाम से जाना लगा था, वो यही था। तो सबसे पहला कौन सा आईआईटी स्टैब्लिश हुआ था, तो आपसे पूछा जाए तो ये रुड़की ही है। ठीक है, जो 1847 में, 1857 के 10 साल पहले ही उसको स्टैब्लिश कर दिया गया था। फिर देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 के बीच में रहे। इनके समय पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या, ये जान लेते हैं पहले। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ये लेकर आए थे 1848 में। ये बेसिकली पॉलिसी थी जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंतर्गत शामिल कर रही थी। किस बेसिस पर शामिल कर रही थी? कि अगर उनके पास उनका जो थ्रोन है उस पर कोई नेचुरल एयर नहीं है, यानी कि कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं है और कोई अडॉप्टेड है, तो फिर वो क्या कहेंगे, नहीं ये तुम्हारा जो थ्रोन है वो हमारे अंतर्गत आ गया। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी। तो अगर कोई राजा मर जाता है और उसके पास कोई नेचुरल सक्सेसर नहीं होता है तो किसके पास चला जाएगा उसका एम्पायर? चला जाएगा डलहौजी के पास। तो डलहौजी थोड़े डल व्यक्ति थे, इसीलिए वो एक ऐसा डॉक्ट्रिन लेकर आए जिसने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया और जिसका परिणाम होता है 1857 का विद्रोह। इनके समय पर 1853 का एक्ट भी आएगा। बेथुन स्कूल 1849 में जॉन बेथुन के द्वारा स्थापित किया गया है। पूछा गया है कि बेथुन स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया है या कब किया गया है, याद रखिएगा। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आएगा 1854 में, जो कि शिक्षा से संबंधित था, और इन्होंने स्टैब्लिश करा था समर कैपिटल शिमला में। तो शिमला में किसने स्टैब्लिश किया था? डलहौजी ने स्टैब्लिश किया था, अपनी समर कैपिटल बना लिया था शिमला को। और इनके समय पर क्या होता है? सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर होता है। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो बॉम्बे से थाने के बीच में चलाई गई थी 1853 में, वो इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन जो डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच में 1851 में शुरू की गई थी, इन्हीं के समय पर किया गया था। और ये पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 का लाया गया था। साथ में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854 के इन्हीं के समय पर लाए गए थे। तो अब आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? इनके समय पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पीटी करवाई इन्होंने, ठीक है, इन्होंने पीटी करवाकर रेडी कर लिया था लोगों को कि जो विद्रोह होने वाला है 1857 का, जो कि होगा किसके समय पर? इनके बाद में जो आएंगे लॉर्ड कैनिंग, उनके समय पर होगा। लेकिन पीटी इन्होंने करवा ली थी। क्या चीज पीटी हो गई? एक हो गया पोस्ट ऑफिस एक्ट
1854 का, दूसरा हो गया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854 में। टी से इन्होंने एक ट्रेन शुरू करवाई थी, ये कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से थाने के बीच में 1853 में, और एक टेलीग्राफ लाइन डलवाई थी 1851 में। इन्होंने क्या करवा ली थी, पीटी करवा ली थी। पी से दो चीजें और टी से ट्रेन और टेलीग्राफ, और पी से पोस्ट ऑफिस और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये दोनों चीजें हो गई। साथ में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई इनके समय पर, शिमला इन्होंने कैपिटल बना ली, और चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, बेथून स्कूल स्टैब्लिश हुआ, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपको याद रहेगा कि डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए। साथ में इनके समय पर सिख के साथ जो एंग्लो वॉर हुआ था, एंग्लो सिख वॉर हुआ था, दूसरा इनके समय पर हुआ 1848 से 49 के बीच में, और संथाल रिबेलियन भी इन्हीं के समय पर हुआ था 1855 में। ये प्रश्न फेवरेट है यूपीपीएससी का कि संथाल विद्रोह का मैच करना है ईयर, याद रखिएगा 1855 में हुआ था। फिर रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट आया था 1856 में, ये भी एक मेजर कारण बना था, किसके लिए, 1857 के विद्रोह के लिए। फिर क्या हुआ, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि जो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे रिलीजन में, हिंदुइज्म से, तब भी वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट कर सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो भी कारण थे जो बन रहे थे 1857 के विद्रोह के लिए, वो सबसे ज्यादा हमको लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में देखने को मिलते हैं कि उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिसकी वजह से विद्रोह एकदम इनएविटेबल हो गया। और इन्होंने अवध का एनेक्सेशन कर लिया था, और इसके लिए क्या कहा था कि वहां पर मिस रूल चल रहा था, इंटरनल मिस रूल चल रहा है, इस बेसिस पर अवध को एनेक्स कर लिया था। ठीक है, और अवध के एनेक्सेशन में जेम्स ऑट्रम का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। तो आपसे पूछा जाए कि अवध के एनेक्सेशन में किसका रोल था, जेम्स ऑट्रम का। ठीक है, और इसी समय पर हम देखते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड को कंप्लीटली बैन कर दिया गया था, और ह्यूमन सैक्रिफाइस को बैन कर दिया गया था सेंट्रल प्रोविंस ओडिशा और महाराष्ट्र में। तो ये एक पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पूछे जाते हैं गवर्नर जनरल से संबंधित। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। मैंने सारे एक ही साथ नहीं करवाए हैं, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करने के लिए आपको एक साथ हो जाती हैं और आप ना लर्न कर पाते। इतनों को एक बार देख लीजिए, कल के नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी करेंगे। अगर आप अच्छे से इसको देख लेंगे तो क्वेश्चन इससे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और वो आपका गलत नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है, एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियाटिक सोसाइटी इन कलकत्ता हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कलकत्ता में एशियाई समाज की स्थापना के समय बंगाल में गवर्नर जनरल कौन था। तो ये ऑप्शंस हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली या फिर बेंटिक। तो इसका आपको आंसर पता है कौन थे वो हो जाएंगे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है अगला, देख लेते हैं। पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल, इसका संबंध किससे है। तो ये जो सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी कही जा रही है, ये रिंग फेंस पॉलिसी है। हमने रिंग फेंस पॉलिसी देखी है कि नहीं देखी है, देखी है तो उसी को पूछा गया है। ये किससे संबंधित है, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपको पता है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, ऑप्शन ए सही है। फिर क्या है, हु एस्टैब्लिश्ड जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में किसके द्वारा स्थापित किया गया है, लॉर्ड मेयो, कॉर्नवालिस, एटली या फिर कर्जन। तो इसको स्थापित किया गया है कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस कोड लेकर आए थे ये, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, द एनफोर्समेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस वॉज डन इन द टेन्योर ऑफ। लोक सेवा का प्रवर्तन किसके समय पर किया गया था, बेंटिक, कॉर्नवालिस, कर्जन या फिर डलहौजी। किसके समय पर किया गया था, कॉर्नवालिस के समय पर किया गया था। मैंने आपको सिविल सर्विस और कॉर्नवालिस सीसी से बताया भी था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, सब्सिडियरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड ऑकलैंड। किसके समय पर लाई गई थी सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर लाई गई थी, जिनका कार्यकाल क्या था, 1798 से 1805। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ। देखिए ये मैंने आपको अभी नहीं रटाया है, अगर आप चाहें तो इसको साथ में रट सकते हैं, वरना अगर आप कमेंट करेंगे तो इनको भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। एंग्लो नेपाल वॉर जो है वो किसके समय पर हुआ था,
कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहां पर। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा यहां पर करेक्टली मैच नहीं है? हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर से संबंधित थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंग्लो नेपाल वॉर से, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर से, लॉर्ड कॉर्नवालिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से। तो जो नहीं संबंधित थे वो थे हमारे, ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध नहीं था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से। किसका संबंध था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से। इन्होंने हेस्टली किया था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर और पिंडारियों का समापन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद कहा गया है क्वेश्चन में, ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड मिस एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैड टेकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर स्टेट, कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो यहां पर हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं यहां पर अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल was associated with थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। निम्नलिखित में से ये कौन से गवर्नर जनरल थे जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़े थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर सर विलियम बेंटिक। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सती सिस्टम was abolished by लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन। तो आसान प्रश्न है, सती सिस्टम किससे संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी से सही हो जाएगा यहाँ पर, विलियम बेंटिक। फिर क्या दिया हुआ है, अवध was amalgamated into the British Dominion in the year, अवध किस वर्ष ब्रिटिश प्रभुत्व में सम्मिलित किया गया था? 1853, 54, 55 या फिर 56। तो ये किया गया था 1856 में। ठीक है, 1856 में इसको एमलगमेट किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प सिद्धांत था, ये किसके द्वारा किया गया था कार्यान्वित? वेलेस्ली, हेस्टिंग्स, डलहौजी या फिर क्लाइव। तो ये भी आसान प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डलहौजी, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है, ऑप्शन सी। आगे क्या दिया हुआ है, Which was the first victim of Lord Dalhousie's policy of doctrine of lapse, यानी कि लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प सिद्धांत की नीति थी, इसका पहला शिकार कौन हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसको मैं आपको बता देती हूँ, रट लीजिए। सबसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि किसको किसको एनेक्स किया गया है। सबसे पहले सतारा को एनेक्स किया गया था 1848 में। उसके बाद जैतपुर को एनेक्स किया गया था 1849 में। फिर हम देखते हैं संबलपुर को एनेक्स किया गया था 1849 में। फिर आता है बैघाट को एनेक्स किया गया था 1850 में। फिर उदयपुर को एनेक्स किया गया था 1852 में। झांसी को एनेक्स किया गया था 1853 में और नागपुर को एनेक्स किया गया था 1854 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसके लिए हम कुछ ट्रिक बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम कि सैटरडे को जय सैम बैग उठाओ और जाओ नागपुर। सैटरडे को जय सैम बैग उठाओ जाओ नागपुर। 2-3 बार बोल लीजिए, नहीं भूलेंगे। सैटरडे से सतारा हो गया, जय से जैतपुर, सैम से संबलपुर, बैग से बैघाट, उठाओ से उदयपुर, जा से झांसी और नाग से नागपुर। इनको याद रखिएगा। बाद में एक बार ईयर्स भी देख लीजिए, क्योंकि मैचिंग के लिए भी पूछा गया है कि कौन सा
ईयर से वो मैच्ड है। 1849 में जय और सैम दोनों ही 1849 के ही हैं। उसके बाद बैघाट फिर 50 और उसके बाद उदयपुर आ जाता है 52, झांसी 53 और नागपुर 54 में नेक्स्ट किया गया। अब देखेंगे हम अपना क्वेश्चन कि ये जो हड़प नीति का सिद्धांत है इसका पहला शिकार कौन सी जगह हुई थी, झांसी, सतारा, करौली या फिर संबलपुर। तो आप समझ गए होंगे सबसे पहले सतारा हुई थी 1848 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध जो है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय ब्रिटिश वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी कि अंग्रेजों द्वारा सिंध की विजय किसके समय की ये घटना है, लॉर्ड एलनबरो की, लॉर्ड हार्डिंग की, लॉर्ड ऑकलैंड की या फिर लॉर्ड एमहर्स्ट की। तो ये किसके समय की घटना है, ये घटना है लॉर्ड एलनबरो के समय की। मैंने आपको दो चीजें बताई थी सिंध से, अब दूसरी चीज मैं आपको याद नहीं दिला रही हूँ, प्रयास कीजिएगा याद करने की। दो चीजें थी एलनबरो के समय एस से। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फिर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है Who among the following was the British residents in Awadh at the time of its annexation into British Dominion? यानी कि इनमें से कौन ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध में ब्रिटिश के निवासी थे। तो मैंने आपको बताया कि अवध के उसमें एक व्यक्ति का बहुत अहम योगदान था अवध के एनेक्सेशन में, वो थे जेम्स ऑटरम। तो ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं वो देख लेते हैं, जेम्स ऑटरम, WH स्लीमन, बिशप रेबर, जनरल लो। तो ये सामान्य कम गलत लिखा हुआ है, जनरल लो लिख लीजिएगा। तो जेम्स ऑटरम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर क्या दिया हुआ है, इन हुज रूल विडो रीमैरिज एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड, किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था ये लागू हुआ था, लॉर्ड डलहाउजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेनरी, सर हेनरी हार्डिंग या फिर लॉर्ड लॉरेंस। किसके समय पर इसको लागू किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय पर। इनको हम आगे करेंगे लेकिन ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। फिर क्या दिया हुआ है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वाइसरॉय था। देखिए लॉर्ड डलहाउजी तक सब लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाए। लॉर्ड कैनिंग के समय पर हम देखते हैं 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद 1858 में एक एक्ट आता है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कर दिया जाता है, वाइसरॉय बना दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद आते हैं, विच गवर्नर जनरल हैड अबॉलिश्ड स्लेवरी, स्लेवरी किसके समय पर अबॉलिश हुई थी, कॉर्नवालिस, एलन विलियम बेंटिक या फिर सर जॉन शोर। तो एलन के समय ही अबॉलिश हुई थी। मैंने आपको एस से दो चीजें बताई थी, स्लेवरी और सिंध, दोनों से ही संबंधित क्वेश्चन आ गया है। एलन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है हमको। देख लेते हैं पहले में क्या कहा गया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं, लॉर्ड वेलेजली मास्टरली निष्क्रियता से संबंधित हैं, लॉर्ड डलहाउजी सहायक संधि से संबंधित हैं और लॉर्ड कैनिंग जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट से संबंधित कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मास्टरली इनएक्टिविटी से संबंधित कौन है ये हम कल देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी आपको। उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस से संबंधित कौन है, लॉर्ड वेलेजली। और इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके समय पर स्थापित हुई थी, डफरिन के समय पर। वो इतने डफर थे कि उनके समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हो सका। इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, अब हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। कॉर्नवालिस के समय पर परमानेंट सेटलमेंट, वेलेजली के समय पर सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस, हेस्टिंग्स के समय पर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर और बेंटिक के समय पर 17th रेगुलेशन ऑफ 1829। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर नहीं था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था हेस्टिंग्स के समय पर, ऑप्शन सी। फिर क्या दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक गठबंधन सहायक संधि, सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग्स थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों करेक्टली मैच्ड हैं और नॉट करेक्टली पूछा गया है तो सर जॉन शोर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर आगे देखते हैं, बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है।
तो लॉर्ड एलन अवध का एनेक्सेशन, लॉर्ड डलहौजी सिंध का एनेक्सेशन, वेलेज़ली फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और सर जॉन शोर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, ये करेक्टली मैच्ड होना चाहिए क्योंकि सारे ही इनकरेक्ट हैं, केवल एक ही करेक्ट है यहाँ पर। नॉट को हटा दीजिएगा, नहीं हटा दीजिएगा। तो जो सही है वो है लॉर्ड वेलेज़ली के समय पर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर देखते हैं, ये आपको पता है ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और जॉन शोर के समय पर नहीं हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय पर हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पर हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अब बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो डलहौजी के समय पर अवध का एनेक्सेशन, डफरिन के समय पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट, विलियम बेंटिक के समय पर चार्टर एक्ट 1833 का और लॉर्ड लिटन के समय पर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की शुरुआत। तो जो करेक्टली यहाँ पर मैच नहीं है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिटन गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। फिर हम आ जाते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, आजकल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। आई होप इससे आप बहुत कुछ गेन करेंगे। ये करंट अफेयर के टॉपिक हैं छोटे छोटे, वो देख लेते हैं। संगठन से समृद्धि जो है ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई एक कैंपेन है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा संगठन से समृद्धि। इसका एम क्या है कि ये मोबिलाइज करेगा जो भी डिसएडवांटेज रूरल कम्युनिटीज हैं, जो अनअवेयर हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो योजना है इसके बेनिफिट्स के बारे में जिन कम्युनिटीज को नहीं पता है, उनको, उन वंचित ग्रामीण समुदायों को इस योजना के लाभों से, जो अनभिज्ञ हैं उन तक लाभ पहुंचाए जाएंगे। और ये कैंपेन जो है ये ऑर्गेनाइज की गई है सारी स्टेट्स में और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको स्थापित किया जाएगा। तो थोड़ी सी ये न्यूज़ थी, इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर का टॉपिक था। एक छोटा सा हम और देख लेते हैं यहाँ पर, क्लाइमेट क्लब। क्लाइमेट क्लब जो है ये किसके द्वारा बनाया गया है? क्लाइमेट क्लब G7 नेशंस के द्वारा निर्मित किया गया है। G7 हम ऑलरेडी देख चुके हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसमें सम्मिलित हैं। ये जो क्लाइमेट क्लब है ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ये सपोर्ट करेगा रैपिड और एम्बिशियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जो भी पेरिस एग्रीमेंट में समझौता हुआ था उसके इम्प्लीमेंटेशन को ये आगे बढ़ाएगा क्लाइमेट क्लब। और इसका उद्देश्य क्या था इस समझौते का, इस एग्रीमेंट का, कि ये लिमिट करेगा ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। तो उसी के लिए बेसिकली ये क्लाइमेट क्लब लाया गया है। और आपसे पूछ लिया जाए कि इसके कितने पिलर्स हैं, तो 3 पिलर्स हैं इसके। पहला पिलर क्या कहता है कि जलवायु तटस्थता प्राप्त करने के लिए, यानी कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी प्राप्त करने के लिए पारदर्शी नीतियों को ये आगे बढ़ाएगा। उसके बाद क्या है, डीकार्बनाइजेशन में तेजी लाने के लिए उद्योगों को बदला जाएगा, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और जलवायु कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदारी और सहयोग को सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो बस थोड़ी सी ये छोटी छोटी न्यूज़ थी, इनको बस देख लीजिएगा, याद रहेगा आपको। बाकी आई होप आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा इस वीडियो से। आगे हम और सारे जो बचे हुए हैं वाइसरॉयज, गवर्नर जनरल्स, उनको डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने। थैंक यू सो मच।